संध्या मैम की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम संध्या शर्मा है और मुझे हिंदी पढ़ाने का लगभग 33 वर्षों का अनुभव है। मैंने अपने अनुभव से ये सीखा कि जिस विषय को बच्चे अच्छी तरह नहीं समझ पाते उस विषय से वो भागते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, संस्कृत हो या फिर हिंदी ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि बहुत बोरिंग भाषा है, इसे नहीं सीखना, इसे नहीं पढ़ना। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि जब उन्हें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या सीखना, इसमें क्या पढ़ना, तो वो उससे कतराते हैं। मैं आज कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्जेस नहीं और ये एक तरह से मैं बच्चों की सेवा कर रही हूँ। इसमें जो यंग एज के टीचर्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो भी चाहें तो बैठ के देख सकते हैं और चाहें तो अभिभावक भी बैठ के देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब बच्चे किसी भाषा के ऐसे पॉइंट को जो कि वो नहीं समझ पाते, हिंदी को सोचते हैं कि बड़ी आसान सी भाषा है, लेकिन हिंदी में मैंने बड़े बड़ों को देखा है कि लिखने में उनकी अशुद्धियाँ होती हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। जैसे हिंदी में देख लीजिए, दो तरह की का प्रयोग होता है, एक क ह्रस्व ईकार और एक क दीर्घ ईकार। लेकिन इन दोनों में से किसे कहाँ हम प्रयोग में लाएं, ये समझ में लोगों के नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को सबसे पहली चीज़ ये समझाऊँ। आज मैं एक छोटा सा क्लास ही लेना चाहती हूँ। इसमें क्लास 7, 8, 9 और 10th के बच्चे निश्चित रूप से सुन सकते हैं। आज तो घर के हर एक सदस्य के पास मोबाइल है, बच्चे भी देखते हैं, मैं ये भी जानती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अपने मोबाइल वाले समय से 15 मिनट यदि बच्चे रोज मुझे दें तो एक सप्ताह में उन्हें खुद में फर्क नजर आने लगेगा। और मेरा ये दावा है कि किसी भी विषय से ज़्यादा मार्क्स आपके हिंदी में आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे, और सबसे कम मेहनत में। तो एक बार इसे ट्राई कीजिए। ये आपके लिए संजीवनी बूटी है, जो कि आपके यदि किसी दुर्भाग्य से किसी विषय में कम मार्क्स आ गए तो उसे ये मेकअप कर देगी हिंदी। इसलिए इसकी छोटी छोटी बातों को मैं रोज आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी, और इसके कोई भी फी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज मैं एक ये छोटी सी चीज जो की और की का प्रयोग है, इसे मैं बताना चाहूँगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क ह्रस्व ईकार की लिखा है, यहाँ पर क दीर्घ ईकार की। दोनों के उच्चारण में फर्क है। हिंदी में बच्चों ने सीखा है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, हल्का, जल्दी किसी चीज को बोलना, वो ह्रस्व कहलाता है। जैसे ह्रस्व ई, इसका उच्चारण हम करेंगे की। लेकिन दीर्घ ई, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, खींचकर, लंबा, उसे बना करके हम बोलते हैं, वो होता है दीर्घ। तो क दीर्घ ईकार क्या कहलाएगा? की। अब दोनों के प्रयोग में क्या फर्क है, हम इसको समझेंगे। दो बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है। एक तो कि जब क्रिया के बाद की आए तो समझना कि क ह्रस्व ईकार की हमें लिखना है क्रिया के बाद। अब क्रिया आप कहेंगे क्या है? क्रिया तो बच्चों को पता है कि किसी भी काम का करना या होना जिन शब्दों से जाना जाता है वो क्रिया है। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, आना, जाना, बोलना, हंसना, रोना, सभी क्रियाएं हैं। इन सब में से किसी के बाद यदि हम की का उच्चारण करते हैं तो वो क्या होता है? क ह्रस्व ईकार की। जैसे उसने कहा था
कि वह समय पर आ जाएगा। उसने कहा था कि वह समय पर आ जाएगा। यहाँ हम की कैसे लिखेंगे? क ह्रस्वईकार से। था क्या है? उसने कहा था। था को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। ये क्रिया की मदद करती हैं। तो चाहे अंत में क्रिया हो या क्रिया के बाद सहायक क्रिया हो, इसके बाद यदि की का उच्चारण होता है तो वो हमेशा हम क ह्रस्वईकार की से लिखेंगे। क्लियर? दूसरा, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब हम की के द्वारा यदि हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं ह्रस्वईकार का। जैसे मान लो हमने कहा कि वह स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल पड़ी। एक सेंटेंस हमारा है वह स्टेशन पहुंचा ही था। दूसरा सेंटेंस है ट्रेन चल पड़ी। दोनों को हमने जोड़ा है की से। वो की कौन सा होगा? ह्रस्वईकार से होगा। वह जानता था कि उसे देर हो रही है। वह जानता था, एक सेंटेंस हुआ। उसे देर हो रही है, दूसरा सेंटेंस है, और बीच में हमने की लगाकर जोड़ा है दोनों। ये की क्या होगा? क ह्रस्वईकार की। क्लियर? दो परिस्थितियों में क ह्रस्वईकार की। एक तो क्रिया के बाद जब आए तो, और दूसरा कि जब हम दो वाक्यों को जोड़े। अब इसमें भी देख लीजिए, हमने कहा उसने सोचा था। उसने सोचा था कि उसे देर हो रही है, या वो जानता था कि उसे देर हो रही है। तो वो जानता था, था क्या है? सहायक क्रिया। उसके बाद हमें की का प्रयोग करना ही है, और उसे देर हो रही है, दूसरा सेंटेंस है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तब भी हम की का प्रयोग करेंगे, या फिर हम सिर्फ इस पॉइंट को लेके चलेंगे कि क्रिया या सहायक क्रिया के बाद जब की का प्रयोग होता है तो वो ह्रस्वईकार से होगा। दूसरा है क दीर्घईकार की। अब इसका प्रयोग हम कैसे समझेंगे? ये हमेशा याद रखिए कि संज्ञा के बाद जब की आए तो वो दीर्घईकार। संज्ञा सभी बच्चे जानते होंगे कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। 5 तरह की संज्ञा होती हैं: जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो चाहे इनमें से किसी भी संज्ञा के बाद की आए वो दीर्घईकार से होगा। जैसे राम की माता कौशल्या थी। राम की माता कौशल्या थी। राम क्या है? संज्ञा है, नाम है। उसके बाद हम की लगा रहे हैं, क्या लगाएंगे? दीर्घई। राम की माता कौशल्या थी। अयोध्या की प्रजा, अयोध्या की प्रजा, क्या लगेगा? अयोध्या क्या है? संज्ञा। क्या लगेगा? क दीर्घईकार की, संज्ञा के बाद। प्रजा, जानती थी कि, जानती थी कि, थी के बाद लग रहा है, थी सहायक क्रिया है, क्रिया के बाद क्या लगेगा? ह्रस्वईकार। अयोध्या की प्रजा जानती थी कि राम की कोई गलती नहीं है। राम की, फिर देखिए राम संज्ञा, उसके बाद की, हम क्या लिखेंगे? क दीर्घईकार की। राम की कोई गलती नहीं है। गंगा की पवित्रता को कौन नहीं जानता? गंगा की पवित्रता को कौन नहीं जानता? गंगा क्या है? संज्ञा। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? गंगा की पवित्रता को कौन नहीं जानता। भारत की सीमा दूर दूर तक फैली थी। भारत की सीमा दूर दूर तक फैली थी। तो भारत क्या है? संज्ञा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क दीर्घईकार की। भारत की सीमा दूर दूर तक फैली थी। सीमा की सुरक्षा का दायित्व सैनिकों पर है।
सीमा की सुरक्षा का दायित्व सैनिकों पर है। सीमा क्या है? संज्ञा, उसके बाद की आता है दीर्घिकार। सीमा की सुरक्षा। सूरज की लाली निकल रही थी। सूरज की लाली निकल रही थी। सूरज संज्ञा, की लाली की दीर्घिकार। मैंने बहुत कोशिश की समय पर पहुंचने की। मैंने बहुत कोशिश की समय पर पहुंचने की। बहुत कोशिश की यहाँ पर क्यों आया है? करना क्रिया का स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में हम लिखते हैं किया और स्त्रीलिंग में लिखते हैं की। तो कोशिश की और पहुंचने की। और जब किसी वाक्य के अंत में की हो, जैसे ऐसे समझिए इसको कि बच्चों ने स्कूल में प्रातःकालीन प्रार्थना की। प्रार्थना की यहाँ पर जो आ रहा है वो क्रिया का स्त्रीलिंग रूप है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, उसके लिए स्त्रीलिंग रूप जब आता है तो वाक्य के अंत में हमेशा कौदीर्घिकार की लगता है, कौहर्षिकार नहीं लगता है। मैंने कोशिश की, कौदीर्घिकार। बच्चों ने प्रार्थना की, कौदीर्घिकार। माँ ने वंदना की, कौदीर्घिकार। हमने पढ़ाई की, कौदीर्घिकार। यानी संज्ञा के बाद और वाक्य के अंत में, वो चाहे किसी के बाद हो, वो कौदीर्घिकार होगा। क्योंकि उसका प्रयोग जब होता है तो स्त्रीलिंग शब्दों के पास्ट टेंस के रूप में होता है। जैसे कि प्रार्थना करना क्रिया है, तो प्रार्थना की, ये जो होगा ये दीर्घिकार से होगा। इसलिए किसी भी वाक्य के माँ ने सुबह पूजा की, ये अंत में जब आए वाक्य के अंत में तो दीर्घिकार। यानी कि ह्रस्वईकार का प्रयोग दो जगह में होगा। एक क्रिया के बाद या सहायक क्रिया के बाद, और दूसरा जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब ये की का प्रयोग। और दीर्घिकार से की का प्रयोग जब होगा तो वो होगा संज्ञा के बाद। जब भी की आए तो वो दीर्घिकार, और वाक्य के अंत में जब आए तो वो दीर्घिकार होगा। उम्मीद है आज आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। पहला दिन है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। लेकिन यदि बच्चों को कोई कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उसे ज़रूर क्लास में क्लियर करूँगी। और मैं अगली कक्षा में फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी। फिर मैं धीरे धीरे पूरे व्याकरण को आपको क्लियर करूँगी।